नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए आर.एस. सिंह सर, काफ़ी बड़े राष्ट्रवादी हैं सर। जिस तरीके से रिसर्च करके लेकर आते हैं कई टॉपिक्स पर, कम से कम 3 से 4 दिन लगता है। इसी बात पे व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इट इज़ नॉट ईज़ी टू सिट हियर एंड जस्ट टॉक। उसके पीछे रिसर्च होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, पॉइंट्स को कनेक्ट करना होता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। लवर्स बॉय सुना होगा आप सभी ने? नहीं सुना है? जर्मनी में नाम लवर्स बॉय है। अ, भारत में नाम लव जिहाद है और यूके में उसका नाम है ग्रूमिंग डैश। मैं पूरा नाम नहीं लूँगी। ये सबके अलग-अलग नाम हैं, अलग-अलग रीजन है, बट बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। आज इसके ऊपर हम डिटेल में विस्तार में चर्चा करेंगे क्योंकि मोडस ऑपरेंडी सेम है। कैलिफेट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। इसी पे रिक्वेस्ट करूँगी व्यूअर से कि कैलिफेट एक मूवी है नेटफ्लिक्स के ऊपर, ज़रा जाकर देखिए तब आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी। गायत्री जी, आपको मेरा धन्यवाद और आपके दर्शकों को का नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा कि आप ये ग्रूमिंग गैंग के ऊपर में आपने 2-3 प्रोग्राम कर रखा है, लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि शायद मेरा जो विश्लेषण होगा उसमें उसके द्वारा जो अभी तक हो चुका है उसमें मैं कुछ जोड़ सकूंगा और हो सकता है कुछ मैं नया पर्सपेक्टिव आपको दूं। और मैं जब भी कोई टॉपिक चुनता हूं तो कोई चीज जो मेरे दिल को बहुत ज्यादा छू जाती है या मैं बहुत अपसेट हो जाता हूं तो ऐसा टॉपिक मैं चुनता हूं और ये एक ऐसा विषय है, ग्रूमिंग गैंग, एलन मस्क के कारण। एंड थैंकफुली एलन मस्क के कारण ये अभी काफी सुर्खियों में है, बहुत चर्चित है। और एलन मस्क ने ऐसे ही नहीं किया है। ये जो मुद्दा उठाया है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। इसके जियोपॉलिटिकल कारण है। जो लिब्रांडो गैंग है जो कि पूरी दुनिया में हावी हो रहा था, जिसको वोक भी आप बोलते हैं, वोक से ये सभी लोग परेशान थे, तो इसके तहत वो कर रहा है। वरना अगर मैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज की बात कर रहा हूं, आप देखो कि अगर नाटो में या यूरोप में अगर कोई सबसे क्लोज एलाई अमेरिका का है तो वो है ब्रिटेन है। और मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता। और जब एलन मस्क कुछ ऐसी बात करते हैं कि इस वहां के प्रधानमंत्री के बारे में कि उनको ही शुड क्विट, तो आप समझ जाओ कि एलन मस्क एक तरह से उनको आप ट्रंप से अलग करके आप नहीं देख सकते हो जियोपॉलिटिकली। और और जस्ट वन, तो इसके पीछे जियोपॉलिटिकल कारण है। कोई ऐसे ही सॉवरेन स्टेट को अपसेट नहीं करता है। और अगर शुरुआत में मैं इसका बात करूं, ये जो मुझे ये कुछ दिन में जो जियोपॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जो घटनाएं घटी हैं, जैसे कि एक सॉवरेन स्टेट के प्रधानमंत्री को ये बोलना अपने घर पे बुला के, अपने घर पे, कि भाई तुम 51st गवर्नर बन जाओ। मैं ट्रूडो की बात कर रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का डिप्लोमेसी या इस तरह का आउटरीच, नहीं आउटरीच कहना गलत होगा, इस तरह का पब्लिक रिब्यूक मैंने नहीं देखा है। नेवर, अनप्रेसिडेंटेड। फिर ग्रीनलैंड पर वो करना,
उसको हासिल करने के लिए बार बार स्टेटमेंट देना, कनाडा और यूएस के मतलब ये दोनों को सम्मिलित करके एक कंट्री दिखाना नक्शे पे, और ये एलन मस्क का स्टेटमेंट। देखिए क्या है कि ये सब एम्फेसिस है नेशनलिज्म पे, ये सब एम्फेसिस है नेशनलिज्म में पे कि भाई ये वोक वोक नहीं चलेगा, ये लिबरांडो का जो कल्चर है ये नहीं चलेगा, ये एलजीटीबीटी आपने बहुत इसको आगे तक बढ़ा दिया, आपने ये जो लिबरलिज्म के नाम पर जो आपने पूरी दुनिया में तबाही मचा रही है वो नहीं चलेगा। दिस इज अ वर्ल्ड विच इज इनहेबिटेड बाय नेशन स्टेट्स, और नेशनलिज्म के बिना नेशन स्टेट्स नहीं हो सकता है। जहां तक वेस्ट का सवाल है, ओबामा इसी नेशनलिज्म को तोड़ना चाहता था, और इसीलिए ये सारे जो एजेंडा जो है वो उसको लेके वो आगे बढ़ा था। और आप देखेंगे, मैं एक और प्रोग्राम अभी किया था कि ओबामा वाज नेवर इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान। वो तो ओसामा बिन लादेन को मार के ही जस्ट वांटेड दैट पॉलिटिकल माइलेज, बट अदरवाइज आप देखेंगे कि ओसामा बिन लादेन का वो उसका मारा जाना और राइज ऑफ आईसिस, ये दोनों कॉन्कमिटेंट था, बिकॉज अल कायदा का आइडियोलॉजी जो था वो ग्लोबल आइडियोलॉजी था, और उसको उस ग्लोबल आइडियोलॉजी चाहिए थी क्योंकि वो कैलिफेट बनाना चाहता था, और उसने अल कायदा इन इराक को उसने इस आईसिस बनाया और कैलिफेट बन भी गया। और मैं ये भी कह सकता हूं दावे के साथ कि अगर ट्रंप नहीं होता, अगर ट्रंप नहीं आते उस समय, तो ये कैलिफेट ये आज तक ये बना रहता। और ऐसे भी मैं आपको बता दूं, जाते जाते ये सीरिया में एक तरह का कैलिफेट बना के गए। ये जो आप जुलानी देखते हैं, ये अल कायदा का ये अल कायदा का ही एक हिस्सा है, आईसिस का हिस्सा है। अभी आगे देखिए क्या होता है। ये एक आई एम जस्ट लिंकिंग अप हिज स्टेटमेंट ऑन ग्रूमिंग गैंग विद जियोपॉलिटिक्स, और वो एक वर्ड में मैं कहूं कि इट इज अ थ्रस्ट टुवर्ड्स नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट्स। ये एक यूरोपियन कंट्रीज को मैसेज है कि ये जो तुम लिबरलिज्म के नाम पे ये जो अपना जो डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हो और जो तुम कैपिचुलेट कर गए हो इस्लामिक फोर्सेस के सामने, ये इसको रोको। तो ये इसका एक जियोपॉलिटिकल रीजन है। आज एक पिछले 1-2 दिन में एक खबर आई कि आप उसको शायद फॉलो कर रहे हैं होंगे, एक नेशनल लेवल शूटर है, तारा सहदेव थी, झारखंड की। उन्होंने एक शख्स से शादी की 2014 में जिसका नाम था रंजीत कोहली। हिंदू बन के उसने धोखा दिया, टिपिकल लाइक जो ये आपके लव जिहाद में जो होता है। और दूसरे ही दिन उस लड़की को पता चला, हु केम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, कि उसका जो हस्बैंड है वो रंजीत कोहली नहीं, वो रकीबुल हसन है, और उसकी माँ कौसर कौसर और जो हाईकोर्ट, रांची हाईकोर्ट का जो रजिस्ट्रार जो था मुश्ताक अहमद, उसको टॉर्चर करने लगे इस्लाम को कबूल करने के लिए। खैर ये उसने वो कानूनी रास्ता अपनाया, पुलिस के पास गई, सीबीआई ने इसका पूरी जांच की, और थैंकफुली वो कौशर उसको तो रफीकुल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया, उसकी माँ को 10 साल की सजा, और वो जो रजिस्ट्रार जो था कोर्ट का मुश्ताक अहमद, उसको 15 साल की सजा मिली। Why I am giving you this example कि look,
ये केवल लव जिहाद का मामला नहीं कि बेटा कहीं से शादी कर लिया, मां भी उस षड्यंत्र में शामिल। और जो हमारे उच्च स्तर की न्यायिक प्रक्रिया है, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ ए हाई कोर्ट, ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व। ये इतना सीरियस मामला है। और बाकी तो सबको मालूम है, आपने बहुत सारा प्रोग्राम करा है ग्रूमिंग गैंग के ऊपर में। तो आपने जो लव ये देखा था, केरला स्टोरी और ये इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। यही ग्रूमिंग गैंग जो है, मैं हमेशा इस बात पर मैं सोच रहा था कि आखिर ये अंग्रेज लड़कियां, ये यूरोप से, ये और बाकी वेस्टर्न कंट्री से कैसे जा रही हैं आईसीए से? व्हाट इज मोटिवेटिंग देम? they were all part they were all victims of grooming gang। इसीलिए वो इतनी मात्रा में, अब आप कह रहे हो कि यूरोप इज हाईली डेवलप्ड, वेस्टर्न कंट्रीज आर हाईली डेवलप्ड। इफ दे आर सच सो डेवलप्ड, if they are so enlightened, if they are so civilized, how are these girls going to join the ISIS just to become sex slaves? तो एलन मस्क ने इनको आईना दिखाया है। और क्या था? ये कच्ची उम्र की के वल्नरेबल लड़कियों को पकड़ना, प्यार से, पुचकार से, प्रलोभन देके, फरिश्ता बनकर उनको अपने जाल में फंसाना, उनको नशे का आदी बनाना, उनके यौवन का शोषण करना। इतना भयानक और घृणित शोषण जिसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती है, उल्टी आ जाती। एक रात में 6 लड़के, एक बच्ची का यौवन शोषण कई दिनों तक करते थे। और यही जिंदगी, बाद में यही उनकी मजबूरी और इनका यही खौफ हो जाता था। और ये कौन करता था? ये ग्रूमिंग गैंग। और ये मत समझिएगा कि इस ग्रूमिंग गैंग में केवल युवा ही होते थे, मिड 30s के भी लोग होते थे, उससे भी ज्यादा उम्र के कुछ लोग शामिल थे। और इसमें 90% जो है वो पाकिस्तानी जो मर्द थे वो शामिल थे। बाय द वे, विक्टिम्स में ब्रिटेन की बच्चियां तो थी ही, ये बाकी पूरे अदर यूरोपियन कंट्रीज में है, उसका दूसरी दूसरी नाम से उनको बताया जाता है। जैसे आपने अभी जर्मनी का हवाला दिया, इसमें हिंदू और सिख लड़कियां भी थी। मैंने डॉन अखबार में पढ़ा था ये आज से कई साल पहले कि ये लड़के, मुसलमान पाकिस्तानी लड़के गुरुद्वारा में जाते हैं और वो एक ऐसा नाम बताते हैं विच इज कॉमन टू ऑल 3 मजहब, मतलब ये हिंदू रिलीजन और इस्लामिक मजहब और ये आपका सिख मजहब। जैसे एक नाम है इकबाल, तो वैसे दोस्ती कर लेते थे। फिर धीरे धीरे उनको दोस्ती करके, फिर आपको मालूम है वो तारा सहदेव वाला वो मामला हो जाता था जिसका मैंने उदाहरण दिया। तो ये शिकार पे इसी तरह निकलते हैं। मुझे मालूम है कुछ लोगों ने कहा कि ये जेएनयू के पास मंदिर है, वहां भी कैसे ये लोग शिकार पे निकलते थे। तो ये जो केयर हाउसेस, ये वहां पर शिकार बनाते थे, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च तो खैर बहुत कम वहां लोग जाते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल्स के आगे, आ, ये सब गायत्री जी क्यों हुआ? और इस पे हमारे लोगों को थोड़ा गौर करने की जरूरत है, थोड़ा गौर करने की जरूरत है।
ये बच्चों को जो बार-बार आप ये सेक्युलरिज्म, 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 बिल्कुल उनको काइंड हार्टेड होना चाहिए, उनको ह्यूमेन होना चाहिए, लेकिन आपको वास्तविकता भी उनको बतानी चाहिए। आप तो अंग्रेजी शिक्षा देने में इतने, मैं तो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पे मैं कई जगह जाता हूं तो मैं आई सी मदर्स, वो 2 साल के बच्चे, 4 साल से के बच्चे का अंग्रेजी में बात करी। अरे अंग्रेजी कहाँ भागा जा रहा है भाई? ऐसे लग रहा है जैसे पूछ पकड़ लो अंग्रेजी की, नहीं तो भाग जाएगा ये। और जब वो बड़ा होता है तो ना तो आपका बेटा विलियम शेक्सपियर बनेगा और ना ही वो कालिदास बनेगा। क्योंकि आपने अपने बच्चों को वो वैल्यूज नहीं दी। दैट इज, ये इस तरीके से उनमें कॉम्प्लेक्स डाल दिया कि उसके बाद क्या होता है, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। और ब्रिटेन में यही हुआ है। हिंदुस्तान में जो लव जिहाद के, ब्रिटेन में क्या हुआ, परिवार बिखर गए। पहले तो उनका मजहब बिखर गया, कोई नहीं चर्च जाता वहां। आपको तो मालूम है चर्चेस को किस तरीके से गोल्फ कोर्स और होटल्स में कन्वर्ट, इवन मस्जिद्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो परिवार बिखर गया, मजहब बिखर गया, परिवार बिखर गया, संस्कृति बिखर गई और समाज तो बिखर ही गया। तो इन सब के बारे में अगर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं तो प्लीज एक किताब ये कीजिए, प्रे माई फाइट टू सर्वाइव द हैलिफैक्स ग्रूमिंग गैंग। ये कहानी एक ग्रूमिंग गैंग के पीड़िता की है जो 11 साल की उम्र में ही ग्रूमिंग गैंग का शिकार बनी। शिकार बनाने वाला कोई नहीं, एक 20 साल का पाकिस्तानी लड़का था। दुर्भाग्यवश ये लड़की पाकिस्तानियों और कुछ बांग्लादेशियों से भरे मोहल्ले में रहती थी। इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रीडोमिनेंटली जो मोहल्ला मोहल्ला जो था वो पाकिस्तानी का था। इनफैक्ट द प्राइमरी स्कूल वेयर शी वेंट, उसमें शायद 2 ही 3 वाइट्स थे, बाकी सारे यही लड़के थे। फिर बाद में ये सेकेंडरी स्कूल में जाती है। सेकेंडरी स्कूल में जाने के बाद ये बस से आती जाती थी। तो ये जो शख्स जो था, ये पाकिस्तानी लड़का, उसको इंस्नेयर करता है। वो किस तरह से इंस्नेयर करता है, उसको सिगरेट पीने की, सिगरेट और ड्रग्स लेने की आदत उसको दिलवा देता है। और जब मैं ब्रोकन फैमिलीज की बात, ये लड़की कुछ ऐसे फैमिली से थी कि उसकी माँ जो थी वो हंटिंगटन डिजीज से वो सफर कर रही थी। फादर जो था वो हैबिचुअल जुआड़ी था। ऐसी हालात में भी वो अपनी पत्नी की को प्रताड़ना देता था। और फिर वो लड़की को धीरे धीरे वो उसको ये सो कॉल्ड ग्रूम करने लगे। 11 साल की उम्र में नशे की वो आदत हो गई। यौवन यौन शोषण का दौर चला। 13 साल तक आते आते उसका यौन शोषण जो था वो चरम पे था। और वो केवल एक ही लड़के से उसका शोषण नहीं हुआ, उसका कई पाकिस्तानी ये शोषण कर रहे थे। तो मैंने जब आपको यहाँ पे द केरला स्टोरी की बात की, लव जिहाद की बात की, तारा सहदेव की बात की, आपने जो उदाहरण दिए, तो ये जो पाकिस्तानी मेन जो है, ये क्या, डोंट, इसको ये मत समझिए, ये ये जो माइंडसेट है, ये सोच जो है, ये अपब्रिंगिंग जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट।
मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं कि 90% पाकिस्तानी लड़के और बांग्लादेशी है, तो इसी सब कॉन्टिनेंट के, या तो वो देवबंदी होगा या बरेलवी होगा या अहले हदीस वाला होगा, सब आखिर उसी उसके होंगे। तो इस पर जो किताब लिखी है, इस पे अपने अंबेडकर साहब ने पाकिस्तान के ऊपर में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, एक मुसलमान लड़का अपने घर में या तो बड़े अधेड़ उम्र की महिलाओं को देखता है और या नहीं तो बच्चियों को देखता है। बाकी तो सब बुरके में होती हैं, उनकी जितनी बाकी ये होती रिश्तेदारी और ये होती। तो वो होता क्या है कि उसको ये भावना होती है कि अपने घर की जो महिलाएं हैं, अपनी अपनी बहन हो, अपनी माँ हो, वो घर में छुपाने, मतलब वो घर के बाहर छुपाने की चीज है। लेकिन बाकी जो महिलाएं हैं, यानी कि जो काफिर महिलाएं हैं, वो हमारे लिए अवेलेबल। अगर वो सबको माँ बहन मानते, मान लीजिए अगर वो सबको माँ बहन मानते, सबके लिए आदर होता, तो अपने घर में भी महिलाओं के लिए आदर होता। और अगर आदर होता तो फिर इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होती। और ये हिस्टोरिकल फैक्ट रहा है कि मेरे घर के अंदर की अगर महिलाओं को देखोगे तो मैं काट दूंगा, लेकिन तुम अपने घर के महिलाओं को बचाओगे तो मैं तुम्हें काट दूंगा। ये एक तरह की ये प्रवृत्ति है। अब है क्या कि ब्रिटिश पुलिस के पास कई ऐसे केसेस आए, लेकिन या तो वो डॉट्स ज्वाइन नहीं कर पाए, दे कुड नॉट सी द लार्जर पिक्चर, या जानबूझ के वो लार्जर पिक्चर को इन्होंने इग्नोर किया। क्योंकि जब इतनी भारी पाकिस्तानी मात्रा में, परसेंटेज में पाकिस्तानी लड़के हों, तो उनको लगा मामला कहीं रेशियल ना हो जाए, मामला कहीं कम्युनल ना हो जाए, और हो सकता है उनके ऊपर के लोगों को यह भी एहसास हो रहा कि कहीं हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ना हर्ट हो जाए। तो कई जगह के आपने प्रोग्राम तो किया है, कई जगह पर ऐसे आपको लोगों ने बताया होगा, जैसे रॉदरहैम है, वहां पे 16 साल के अवधि में 1400 लड़कियों, 1400 गर्ल्स वेर विक्टिम्स ऑफ ग्रूमिंग गैंग, और सारे शिकारी जो थे, जो परपेट्रेटर्स थे, पाकिस्तान। टेलफोर्ड, 40 साल में, यह मामला बहुत दिनों से चल रहा है। 40 साल में 1000 बालिकाएं। और जब इसका रिपोर्ट आया तो बड़े सहमे सहमे तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ। ये ओल्डहैम, वहां पे ग्रूमिंग गैंग के बहुत सारे शिकार हुए। और जो ये मिनिस्टर जो है, ये सेफ गार्डिंग मिनिस्टर जेस फिलिप्स, जिसको इसने काफी कुछ कहा है, ये एलन मस्क ने उसको ब्लेम किया है, उससे कहा गया कि भाई तुम नेशनल इंक्वायरी करो, तो उसने कहा कि नेशनल इंक्वायरी, हम तो लोकल इंक्वायरी हो चल ही रहा है, तो हम नेशनल इंक्वायरी क्यों करें। ये तो सोशल मीडिया, जैसे आपका एक प्लेटफॉर्म है, उसी तरह कई प्लेटफॉर्म्स पे इसको बड़ी जोर से स्ट्रांग रिएक्शंस हुए, तो इस पर एक नैरेटिव बन रहा है। मस्क ने तो इसको रेप जेनोसाइड स्पेशलिस्ट भी बताया है, ये फिलिप्स को, ये जो ये सेफ गार्डिंग मिनिस्टर जो है उसको। हाँ, और गुरु अभी जो ऑब्वियसली जो राइट विंग है ब्रिटेन में और
यूरोप में, खास करके ब्रिटेन में, वहां पे एंटी इमिग्रेशन कैंपेन इसके कारण बहुत तेज हो गया. तो इट इज नॉट दैट एलन मस्क हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू इट, मतलब उसका सॉरी इम्पैक्ट नहीं हुआ है. स्टारमर को भी ब्लेम किया है एलन मस्क ने कि भाई तुम 2008 से 2013 तक तुम क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को हेड कर रहे थे, और वो कह रहा है कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने पूरे मामले पर पर्दा ढकने की कोशिश की. अब गायत्री जी क्या होता है, अब देखिए कि क्या एटीट्यूड है इन लोग का. यू नो हाउ ही हैज रिएक्टेड, स्टामर, हाउ हैज ही रिएक्टेड. जो लंदन का मेयर है उसको नाइटहुड दे दिया. यानी कि इज टेलिंग एलन मस्क कि तुम, यू गो टू हेल, तुम बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे हो. जैसे हमारे यहाँ कैसे होता था, मुझे टेलीविजन पे आते आते, मैं तो 2006 से टेलीविजन पे सक्रिय हुआ, और उस समय जब लव जिहाद की बात होती थी तो मुझे याद है कि ऐसा स्मक, इस तरह का रिडिक्यूल होता था, लेकिन अब सभी बात कर रहे हैं. तो उसी तरह का जो एटीट्यूड है इसका देखिए आप, स्टार्मर का क्या एटीट्यूड है. नाउ ही विल बी नोन एज सर सादिक खान. सर सादिक खान who may be a part of this grooming gang, by, if not by his commissions, then by his omissions. अब ये स्टेट का इसमें कोल्यूशन देखिए. एक यंग आदमी जाता है ब्रिटिश कोर्ट में, कहता है कि हाँ मैंने रेप किया है, लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं था कि शरीयत में, मुझे तो नहीं बताया गया था कि शरीयत में रेप अलाउड नहीं है. एक है कारी अब्दुल रौफ, रॉकडेल का है. वो समझिए कि वो उसने रेप किया था और उसका डिपोटेशन हुआ था, कोई आज से दो दशक पहले. वो घूम रहा है. 2.5 साल पहले उसके डिपोटेशन की बात हुई थी, और उसको कोई डिपोर्ट नहीं किए. तमाम ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो उसका डिपोटेशन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं. उसके बाद जो हमारे यहाँ टेक्निक जो है, आपने तो ये टेक्निक देखा होगा, डाटा की आड़ में, डाटा की आड़ में, मतलब इस अपने कुतर्क देना कि भाई एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2023 में 1.15 lakhs 1.15 लाख सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए, ठीक है ना, बच्चों के. उसमें कहते हैं कि भाई इसमें केवल 17% ही जो था वो ग्रुप ऑफेंस था, दैट इज इंक्लूडिंग ग्रूमिंग गैंग. और बाकी और भी उसमें डाटा है कि 26% जो ये हुए हैं, ये सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हुए हैं वो फैमिलीज के अंदर में हुए हैं. टू बी फेयर टू ऋषि सुनक, उसने अप्रैल 2023 में एक उसने ही ट्राई टू एड्रेस दिस, ही गॉट 550 पीपल अरेस्टेड. और इसीलिए जब ऋषि सुनक जब हटा तो आपको खुशी का ठिकाना, मतलब ये पाकिस्तानियों ने जो जश्न मनाई बढ़ चढ़ के. उसके बाद ये केवल यही नहीं थे, रॉकडेल, ऑक्सफोर्ड, ब्रिस्टल, ये कई जगहों पे ऐसे कई केसेस. आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन बिल्कुल इसी तरह के केसेस. सुएला वेवरमैन जो कंजर्वेटिव एमपी और होम सेक्रेटरी थी, उसने डेली मेल में एक कॉलम लिखा था ये ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ, फिनोमेनन पे, ठीक है ना. तो
उसने इस आर्टिकल पर बड़ा बवाल हुआ। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ऐसे रेशियल प्रोफाइलिंग नहीं कर सकते हैं। और फिर बाद में उन्होंने कई क्लैरिफिकेशन छापे डेली मेल में। तो क्या है कि वो कह रहे हैं कि नहीं आप, और बड़ा उसमें उसने पाकिस्तानी एंड एशियन, जब मजबूर हुआ वो क्लैरिफिकेशन तो उसने उसने छापा पाकिस्तानी एंड एशियन, ठीक है ना। तो इस तरह का ये रवैया रहा है इनका, क्योंकि जो मीडिया जो है वहां पे, वो मीडिया जो है पूरा लिब्रांडोस के नीचे, एंड दे हैव बीन ट्राइंग टू डाउन प्ले दिस, ठीक है। ये तो अभी 2014-13 की मैंने आपसे बात की। अभी तक तो एग्जांपल्स दिए ज्यादा है। वे बैक इन 1906 में लीड्स में एक, लीड्स के यॉर्कशायर में एक महिला है इरिनी इविशन करके, उसने अपनी 17 साल की बेटी फियोना की याद में एक उसने संस्था खोली है, जस्ट टू एड्रेस दिस इशू ऑफ ग्रूमिंग गैंग, ठीक है ना। अब उसकी बेटी 14 साल के उम्र में वो शिकार बन गई एक अधेड़ उम्र के पाकिस्तानी के द्वारा, ठीक है। एंड अ स्टेज केम व्हेन शी स्टार्टेड सेलिंग सेक्स ऑन स्ट्रीट्स, और उसी में से कोई सेक्स बायर जो था जो जिसने उसका मर्डर कर दिया। देयर सो मेनी एग्जांपल्स। सो इट्स मतलब इट इज वेरी वेरी सीरियस, ठीक है। एक मैं यहां पर आपको एक और मैं बात बता दूं कि ये स्टारमर, ये आपका लेफ्ट जो लिबरल गैंग, ओबामा एंड गैंग, क्लिंटन एंड गैंग, ठीक है ना, ये वोकिज्म, ये आपका जॉर्ज सोरस, ये लोग क्या है। और आपके यहां भी अंदर में आपके जुडिशियल सिस्टम में कुछ लोग भरे हुए, ये लेफ्टिस्ट में माओवादी, ये सब ये क्या करते हैं कि देखिए इट इज नेशनलिज्म वर्सेस एंटी नेशनलिज्म, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। अगर आप कभी ओबामा का इलेक्शन का आप मैप देख लेना कभी, ही गॉट ऑल द वोट्स फ्रॉम द फ्रिंज एरियाज, जो हार्ट एंड सोल है ना अमेरिका का, बाय वर्च्यू हार्ट एंड सोल, बाय वर्च्यू ऑफ विच अमेरिका इज अ नेशन सिस्ट, उसको वोट नहीं मिला था। इनका यही विचारधारा है, कैलिफेट बनाओ, सेक्स स्लेव्स बनाओ, ठीक है। स्टारमर भी उसी का है, उसी विचारधारा का है। वो जो आपका कनाडा का ट्रूडो था, वो भी इसी विचारधारा का है। आपने देखा, आप आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हो और एक टीन एज लड़की के साथ आप इस तरह का जो आपकी बेटी के समान है उसके साथ आप ये करते हो, एंड यू गेट अवे विथ इट, एंड येट he shows his shameless face, is no, he's so active in the world। ना उसकी बीबी को फर्क पड़ा, हिलरी क्लिंटन को, ना उसको फर्क पड़ा। यू आर इन पब्लिक लाइफ, फॉर गॉड सेक। तो ये विचारधारा के ये लोग हैं, ठीक है ना। और मुझे याद है कि कश्मीर में जब मैं ऑपरेट कर रहा था तो उस समय भी ये जो बाहर के लड़के आते थे ना जिहादी, इवन होम ग्रो, तो इनका फेवरेट शिकार होता था कॉलेज गोइंग गर्ल्स। मतलब कि दे यूज्ड टू प्रेफर। तो ये आप, मैं कह रहा हूं ये कैसी मानसिकता है ये जिहाद की।
वही उसी का आप एक बड़े लेवल पर एक ये वो जो ये इसी का आप मैक्रोइस्ट देख रहे हो। और बाकी भी आप लेफ्टिस्ट उसका देख लो, कोई फ्रांस में अपने टीचर से ही शादी कर रहा है, कोई ये कर रहा है, एवरीथिंग। गायत्री जी आज से 10-15 साल पहले, आई डोंट सी हिम नाउ, एक रश्मि खेर आते थे मेरे साथ टेलीविजन में, तो वो यूरोप में काफी आते जाते रहते थे। ही टोल्ड मी वंस, आई थिंक इट वाज न्यूज एक्स उस समय था, उस डिबेट में, कि सिंह साहब मैं यूरोप आता जाता रहता हूँ, जो उसने डिस्क्रिप्शन दी, और आप भी बात कर लें, कल भी परसों भी मैंने किसी से बात की है, वहां मेरे घर आया था वो। मतलब खत्म है गायत्री जी, खत्म, यूरोप स्टोरी इज ओवर। और मैंने आपको बोला कि ये इसके में ओबामा का बहुत बड़ा हाथ है। उसने इस्लामिक स्टेट किया, सीरिया को डिस्टेबलाइज करवाया, लिबिया को उसने ये किया, बिकॉज ही वांटेड टू क्रिएट दिस एक्सोडस सो दैट द डेमोग्राफी ऑफ यूरोप कुड बी चेंज्ड। और इसीलिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया से तो इनको पैसा, वो पेट्रो डॉलर्स आते, तो इधर तो आने नहीं दिया, ये सब मेडिटेरेनियन को क्रॉस करते 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 एंड ये वहां पहुंचे। वहां भी इनको लेने के लिए सारे जो ये लिबरांडो है बैठे हुए थे, चाहे वो फ्रांस में हो, जर्मनी में। एंड टुडे आई मस्ट से दैट दे हैव कैपिचुलेटेड अंडर इस्लाम। कोई नहीं है, ये अपने लड़कियों की इज्जत भी नहीं बचा सकते, है ही नहीं, नेशनलिज्म नहीं। दे डोंट डिजर्व एनी मोर टू बी अ नेशन स्टेट। तो इसी को ट्रंप और एलन मस्क जो है वो एड्रेस कर रहा है। देर इज अ, लोग कह रहे हैं देर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। अब आप देखिए, एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं मैथ्यू जेम्स गुडविन, उन्होंने कहा है कि ये ग्रूमिंग गैंग को जानकर डाउन प्ले किया गया है। गुडविन ने एक लेक्सिस, एक डाटाबेस का एक रिसोर्स ये है, उसका उन्होंने उसको उसका सहारा लिया है उन्होंने, एंड ये स्टडीड इट इन डिटेल। और वो कहते हैं कि 2011 और 2025 के बीच 4659 आर्टिकल्स जो है वो ग्रूमिंग गैंग के बारे में लिखे गए। 2011 और 2025 यानी 25 सालों में, ठीक है ना, 4000। और आपको मालूम है कि इस्लामोफोबिया पे कितने लिखे गए? दिस वेरी रिवीलिंग। इस्लामोफोबिया पे 23,461 आर्टिकल्स। अभी जो मागडेबर्ग में हुआ, क्या हुआ? इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया का ये था, ही वो इस्लामोफोबिक, मतलब उस वो क्रिश्चियन, वो सॉरी क्रिसमस के अवसर पे वो मार्केट था, वहां को उसने कुचला लोगों को, और कह रहे थे ही डिड इट बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम इस्लामोफोबिया। ये पूरा ओबामा एंड गैंग का ये न्यूजीलैंड में ये अटैक इन्होंने करवाया था मैडम। और ये अटैक करवा के देन उसके बाद आप देखोगे ये इस्लामोफोबिया का जो नैरेटिव है वहां से शुरू किया गया है, कि जैसे ही कुछ होता है तो आपने पहले ही शट कर दिया, नहीं नहीं ये तो कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल हैव डन इट, यू कांट पेंट एवरीबॉडी विद द सेम ब्रश, यू आर इस्लामोफोबिक, बस आपको चुप करके बना दिया, लेके बैठा दिया। तो 4000 आर्टिकल्स अगर ग्रूमिंग गैंग में हुए हैं यूके में 14 सालों में, तो 23,461 आर्टिकल्स ऑन इस्लामोफोबिया, 17,152 आर्टिकल्स ऑन एंटी मुस्लिम। तो आप देख लीजिए। और है क्या कि अच्छा, टेक द एग्जांपल ऑफ बीबीसी। बीबीसी इसी दौरान 2011 और 2025 में only 357 times they have mentioned grooming gang, जबकि जॉर्ज फ्लॉयड वाला इशू में, याद रखिएगा, वो ब्लैक लाइव्स मैटर,
7,500 मेंशंस। बीबीसी में इस्लामोफोबिया पर 2,000 आर्टिकल्स। तो इससे तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। आखिर क्यों ये रवैया, क्यों? क्योंकि इनका एजेंडा है इमिग्रेशन, ये सब वोक वाला, मल्टीकल्चरलिज्म, डाइवर्सिटी, ये सब नैरेटिव्स है, ये सब लेफ्टिस्ट है। और मुझसे कोई कह रहा था कि लेफ्टिस्ट का, मैं देखो क्या है ना, ये निकाल दो, ये नो ये जस्ट ये फॉर अ मोमेंट डोंट यूज दिस वर्ड कम्युनिज्म, यूज, ठीक है, लेफ्ट इफ यू वांट टू आप यूज कीजिए। ये देखिए क्या है, एक मानसिकता है समाज में। इस मानसिकता के साथ लोगों को पैदा होंगे जिनको खून से बहुत प्यार, जिनको वो क्या कहते हैं, वो क्रुएलिटी एट होम, क्रुएलिटी इन बेडरूम, क्रुएलिटी इन, उनसे उनसे उनको बहुत प्यार है। ये एक मानसिकता के लोग हैं। और वही लोग अब पुराने जमाने में इसको राक्षस कहते थे या जो भी कहते होंगे। भाई जिस तरह से रावण बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत बड़ा विद्वान था, आप किसी भी लेफ्टिस्ट से पूछोगे तो वो आपको बोलेगा आई रोट सो एंड सो आर्टिकल, आई वाज लिसनिंग। वो क्या होता है गायत्री जी, कि हम अपने बच्चों को कुछ सुरक्षा कवच देके भेजते हैं। क्या भेजते हैं कि बेटा देखना, ये बड़ी कच्ची उम्र है तुम्हारी, ऐसे ऐसे प्रलोभन होंगे, ये यहाँ यहाँ गड्ढे हैं, इसमें मत गिरना, इस तरह का हो सकता है, ठीक है ना, मेहनत करना, बाकी भगवान पे जो भी आप एक सुरक्षा कवच देते हैं। जब ये इंस्टीट्यूशंस पे जाते हैं जहां पे ये आपके लेफ्टिस्ट होते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू है, चाहे कहीं भी, तो सबसे पहला ये जो ये काम करते हैं कि ये सुरक्षा कवच को तोड़ देते हैं। इनका कच्ची उम्र होती है, दे आर ऑल्सो लाइक ग्रूमिंग गैंग। वो क्या जिंदगी में रखा है, ये सब ये है, और वैल्यू सिस्टम्स आर डन, एवरीबॉडी इज अ फ्रॉड, एवरीबॉडी इज अ दिस थिंग, ये पेरेंटिंग का ये कोई तरीका ही नहीं है, यू शुड हैव फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, ब्ला 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 ब्ला, वो करके सुरक्षा तो तोड़ दिया। उसके बाद बोला भाई ये व्हाट इज देयर, नशा करो, ये करो, ड्रग्स लो, जो है फ्री सेक्स करो। और फिर 10 साल होते होते जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो फिर आप झोला लेके निकलो, और उसके बाद आप बोलो कि आई रोट एन आर्टिकल हियर देन देयर, एंड आई रियली आई challenged the prime minister and the home minister, he was so scared to meet me। तो ये सब आप करते रहो, जिंदगी आपकी बर्बाद हो गई। तो ये जो इमिग्रेशन, मल्टीकल्चरलिज्म, डाइवर्सिटी पर जो नैरेटिव्स है, अब ये इतने सालों से ये तैयार की गई है, तो ये जो ग्रूमिंग गैंग के जो मामले हैं, मीडिया बहुत ही इसको पॉलिटिकली सेंसिटिव मानता है, कि उसको चैलेंज नहीं करना चाहता था, बिकॉज दिस इज द लिब्रांडो गैंग विच ओन्ड मोस्ट ऑफ द मीडिया। और हमारे यहाँ भी बहुत हद तक यही था, ठीक है ना। तो देखिए अभी वोट अगेंस्ट नेशनल इंक्वायरी, जो एक नेशनल इंक्वायरी की डिमांड की कंजर्वेटिव्स में पार्लियामेंट में, वहां पे डिफीट हो गया, होना ही था। 364 to 1100 votes it has got defeated। लेकिन एलन मस्क का एक बहुत बड़ा योगदान है, और जो जिनकी मैंने चर्चा की, मैथ्यू जेम्स गुडविन, जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्रेडिट दिया है कि उन्होंने वर्ल्ड को ये जो इतने बड़ा जो एक स्कैंडल कहिए, मतलब एक, इट्स नॉट ओनली ए नेशनल स्टैंडर्ड, इट्स अ ग्लोबल स्कैंडल, उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। और लोग क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम बहुत सारे सिमिलैरिटीज देख रहे हैं।
बहुत सारे सिमिलैरिटीज देख रहे हैं। और चूंकि ये 90% जो है ये पाकिस्तानी है, नाउ डोंट टेल मी कि वहां पर इंडियन जो मुस्लिम्स है वो अलग मानसिकता के हैं। हो सकता है अलग मानसिकता को, क्योंकि जिसमें भी थोड़ा सनातन बचा हुआ है ना, जिस मुसलमान में, वो थोड़ा अलग रहेगा। जिसका बिल्कुल खत्म हो गया तो वो तो फिर वो आईसिस, और इनमें कोई फर्क नहीं, इनमें कोई फर्क नहीं है। और दूसरा ये, आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, और मैंने इसको एक जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में भी आपको समझाने की कोशिश की। आई ट्राई टू ड्रॉ ए पैरेलल विथ इंडिया, और क्यों इस पर चिंता करनी चाहिए, क्यों हम इस पर आवाज उठानी चाहिए। शायद आपके साथ ये मेरा तीसरा या चौथा प्रोग्राम है। इस पर आप प्रोग्राम लगातार करते रहिए, क्योंकि हमारे लोगों को ये जो मैंने उदाहरण दिया ना, जो अंग्रेजी भाग रही है वाला, वो थोड़ा लोग इससे बाहर निकले और दुनिया के बारे में जाने और उससे सीखे। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। एक पॉइंट है सर, मैं कंप्लीट करने से पहले मैं भी थोड़ा ध्यान लाना चाहूँगी। अधेड़ उम्र की और छोटी बच्चियों को अट्रैक्ट करना भी आसान होता है। दे आर ईज़ियर विक्टिम्स। अधेड़ उम्र की महिलाएँ अपनी फैमिली लाइफ़, जिसको बोलते हैं मिडल लाइफ़ क्राइसिस, वो बहुत कॉमन है। दोनों पेरेंट्स के ऊपर, या दोनों महिला हो या पुरुष हो, तो 35 से 55 का जो रेंज है वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है। क्योंकि आपके ऊपर सोशल प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, घर का प्रेशर है, बहुत सब कुछ होता है। इसमें कोई आके आपको एक कंधा दे और आपको पुची-पुची करे ना, तो बहुत आसान हो जाता है लोगों का स्लिप होना। तो अधेड़ उम्र की महिलाएँ और बच्चियाँ जब 12 इयर्स के बाद में, 11 इयर्स के बाद में जब वो प्यूबर्टी अटेन कर लेती हैं, उसके बाद वो एक हार्मोन्स का सर्ज होता है, जो बच्चियों को भी नहीं पता होता है, पर क्योंकि माएँ उस स्टेज से निकली हुई होती है, तो उन्हें आइडिया होता है। उनके लिए तो नया-नया है ना, वो तो अकेली अपने अंदर जूझ रही हैं अपने शरीर में। उन्हें नहीं पता होता है, माँ को पता होता है। तो उन बच्चियों वो बच्चियाँ भी एक ईज़ी टारगेट होती हैं। तो इन दोनों को टारगेट करना बहुत आसान होता है, बहुत ईज़िली, और स्पेशली जब वो खुला आपको मिल रही हों। आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में, आपके सराउंडिंग्स पे। और हिंदू महिलाएँ तो वैसे भी हमारे यहाँ पर्दा सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ बुर्का सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ इक्वालिटी है। तो हिंदू तो वैसे भी उन्हें ज़्यादा वो ना माले गनीमत कोट अनकोट में ज़्यादा पसंद आती है। रही एक मूवी, दैट्स मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने व्यूअर से, मैं रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ मूवीज़ को लेकर। नेटफ्लिक्स पर एक मूवी है कैलिफेट, अ मस्ट वॉच। अ मस्ट वॉच मूवी। केरला फाइल्स आप लोगों ने देखी है? केरला फाइल्स का पर्सपेक्टिव अलग है। कैलिफेट का दिखाने का तरीका बहुत पावरफुल है कि वो स्टोरी आपके दिमाग में कहीं छप जाएगी और भूल नहीं पाएँगे आप। और आई एम श्योर अगर वो मूवी देखने के बाद आप अपने घरों की लड़कियों के लिए प्रोटेक्टिव नहीं हो गए कि किस तरीके से एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की बच्चियों को किया जा सकता है, तो बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। जी सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो आपको धरोहर में मिला है, कम से कम उसकी अहमियत जानिए। जो हमारा फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, उसकी अहमियत को जानिए। माँ की लोरी, दादी की लोरी, नानी की लोरी का अहमियत जानिए। ये मैं जो बोला ना कि जैसे अंग्रेजी भाषा भाग भाग रही है, उसके बजाय 2-4 लोरी सुना दो बच्चे को, वो कहीं नहीं भाग रही है वो। ठीक है ना? All great people, even though I studied in convent schools, but हम घर पे थोड़ी अंग्रेजी में बात करते हैं। आजकल ये क्या फैशन चला हुआ है, और क्या, why I'm emphasizing, लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज होती है। लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज होती है। जब जैसे माँ का दूध जो है बच्चे को बड़ी आसानी से पच जाता है, उसी प्रकार से आपकी मातृभाषा जो है ना, वो आपको उसी तरह आसानी से पचती है। और आप जबरदस्ती जब ये करोगे, जब आप एक अलग भाषा में बोल रहे हो, तो आप अलग संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हो।
तो पचेगी नहीं आपको, and then he will suffer, or he or she will suffer from an identity crisis. पाकिस्तानी को आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, ये जो आपके ग्रूमिंग वाले हैं, दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर आइडेंटिटी। वो कहते हैं मुसलमान है, ये लोग काफिर है, हमारा हमारा हक बनता है इनको स्नेयर करना और इनको विक्टिम बना। दे आर वेरी क्लियर। और ये सवाल आप ये पूछना वाजिब है कि टेल मी व्हाई आर यू भारत, आप पाकिस्तान क्यों नहीं बोले जाते हैं, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों नहीं बोले जाते हैं, फ्रांस क्यों है, वहां फ्रेंच रहते हैं, जर्मनी क्यों है, क्योंकि वहां जर्मन्स रहते हैं। आप भारतीय हैं। तो ये थोड़ा सा ये ना ये अपना ये सब सेल्फ प्राइड की कमी है। इट इज ऑल अपने अपने पूर्वजों पे, अपने इतिहास पे, अपने धरोहर पे गर्व करना सीखें। उससे शायद बहुत बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। जहां तक अपने बात की बच्चों के उसके, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो होता है, वही तो है, वहीं पे आपने सुरक्षा चक्र पहनाना है कि बेटा तुम ऐसा महसूस करोगे, इतने साल तक तुमको ऐसे लगेगा, इसी पीरियड में तुमको अपने आप को बचा के रखना है। तो आपको कोई गलत काम भी करेगा तो उसको एक बार ये होता है। मैं आपको शायद पता नहीं ये फोरम ठीक है कि नहीं, लेकिन मेरा जो अपनी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है कि जो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ सोता है वो कभी बिगड़ नहीं सकता है। वो कभी नहीं बिगड़ सकता है। अगर वो थोड़ा बहुत भटका भी तो वापस चलाएगा। इस पर गौर कीजिएगा, शायद कभी और प्रोग्राम में मैं ये एनालिसिस आपको बता दूंगा। और पूरे वेस्ट में यही प्रॉब्लम, पैदा होते आप अलग सुला देते हो, इंडिपेंडेंट ही बिकम्स इनसिक्योर, फिर उसको यूएफओस भी ज्यादा दिखने लगते हैं, फिर उसको वो हॉन्टेड लाइट हाउसेस दिखने लगते हैं, ऐसी चीजें, पैरानॉइड, वो पैरानॉइड होता है। ठीक है ना, थिंक ओवर इट। जो लोग इस पे हमारे इसको दर्शक, यूएस में इसी चीज को अब नए थेरेपी की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां कहते हैं को बेडिंग विद योर पेरेंट्स। मुझे हंसी आती है सर जी, भी हमारी चीजों को, यू नो व्हाट, टर्मरिक लाटे, वो हल्दी वाले दूध को आजकल यूरोपियन कैफेज एंड बार्स में टर्मरिक लाटे के नाम से पॉपुलराइज कर रहे हैं। और हमारे यहाँ बच्चे 11-12 साल होने तक अपने माँ बाप के साथ सोते हैं, वो बहुत कॉमन है, तब उसको को बेडिंग का नाम दिया जा रहा है एक्चुअली। सो मतलब क्या क्या कहें, इनकी सिविलाइजेशन थी नहीं सर, ये दे आर स्टिल लाइक वाइल्ड एनिमल्स, वन लुकिंग टू फीड ऑन द अदर। बस ये कहने के लिए सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन कहाँ है, सभ्यता कहाँ है, या है भी तो शायद वो इतनी अलग है, इतनी डिफरेंट है कि उसको इमेजिन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मदर डेटिंग अ बॉय, मदर हैविंग अ बॉयफ्रेंड, फादर हैविंग अ गर्लफ्रेंड, एंड येट दे आर इन द सेम फैमिली। एनीवेज दैट्स वेरी डिफरेंट स्टोरी, बहुत अलग हो जाएगा। बट इट्स वेरी वियर्ड, इट्स वेरी वियर्ड। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ा सा भी हमारे कंटेंट में एनालिसिस से ज्ञान प्राप्त हुआ तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।